नमस्कार। पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या चल रहा है आप सब लोग जानते ही हैं। हालांकि इस चैनल पर हम बहुधा पॉलिटिकल विषयों को नहीं लेते हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि थोड़ा सा नॉन पॉलिटिकल इश्यूज लिए जाएं। खासतौर से मीडिया से संबंधित जो घटनाक्रम होते हैं उनको हमने हमेशा ग्लोबल हर्ट्स पर ही कवर किया है। तो आज का जो मुद्दा है थोड़ा सा पॉलिटिकल भी है और मैक्सिमम 90% मीडिया से जुड़ा हुआ है। सागरिका घोष आप जानते ही होंगे, सभी पत्रकार सब लोग जानते ही होंगे कि सागरिका घोष जानी मानी पत्रकार रही हैं। आज की तारीख में वो पत्रकार नहीं हैं। उनके पति राजदीप सरदेसाई इंडिया टुडे में कंसल्टिंग एडिटर हैं और सागरिका घोष का लंबा इतिहास रहा है पत्रकारिता का। अगर उनका पत्रकारिता का पुराना रिकॉर्ड मैं देखूं तो 1991 में द टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, बीबीसी वर्ल्ड, फिर CNN, IBN जैसी कंपनी में इतने बड़े पद पर रहना, कई जगह वो रही हैं। और उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि वो इस समय तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं। 2024 में उनको निर्विरोध राज्यसभा में निर्वाचित करवाया था ममता बनर्जी ने। अब ममता बनर्जी पर बड़ा बुरा समय इस समय चल रहा है। अमित शाह ने साफ कर दी है उनकी पार्टी, शुभेंदु अधिकारी को CM बनवा दिया है पश्चिम बंगाल में। तो बड़ी खराब स्थिति चल रही है। सत्ता के साथ जुड़े रहने से आपको बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन जब आप सत्ता से अलग हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें बदल जाया करती हैं। सागरिका घोष भी हीट ऑफ द मोमेंट को महसूस कर रही है कि इस समय कितनी हीट है पॉलिटिकल। उनकी पार्टी के बहुत सारे सांसद हैं जो पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। 20-22 के करीब सांसद पार्टी छोड़ करके जा चुके हैं। राज्यसभा के कुछ सांसदों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। लेकिन सागरिका घोष और महुआ मोइत्रा जैसे लोग अभी ममता बनर्जी के साथ अडिग खड़े हैं, क्योंकि ये सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। महुआ मोइत्रा ने और सागरिका घोष ने लगातार सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी के समर्थन में एक कैंपेन चलाई हुई है। जैसे कि चर्चा आई थी कि यूसुफ पठान जो है वो भी बागी गुट का हिस्सा बन गए हैं, ममता बनर्जी के सांसद हैं, और उसे लेकर महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया था कि आपकी मोरालिटी कहाँ गई और ये है वो है, अमित शाह से आप डर गए, इस तरह की बात लिखी। इसी माहौल के बीच सागरिका घोष का एक ट्वीट आया। उस ट्वीट की वजह से ही मुझे आज ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सागरिका घोष ने अपने इस ट्वीट में जो लिखा है, उन्होंने कुछ दल बदल की संस्कृति और जो राजनेता चुनाव के बाद पार्टियां बदल लेते हैं उस पर कटाक्ष किया है। सागरिका घोष ने इस प्रवृत्ति को बिजार यानी कि अजीब और शेमफुल करार दिया है, शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने एक बहुत ही अपनी तरफ से एक बड़ा ही सैद्धांतिक सा प्रश्न उठाया कि यदि किसी राजनेता के सिद्धांत चुनाव परिणामों की दिशा के साथ बदल जाते हैं तो क्या उन सिद्धांतों का वास्तव में सिद्धांत उनको कहा जा सकता है। राजनीतिक नैतिकता के इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की संरचनात्मक वास्तविकता की ओर ध्यान आकर्षित किया। और सागरिका घोष ये कहती हैं कि एक उम्मीदवार किसी एक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता है। वह उम्मीदवार मुख्य रूप से उस पार्टी के संगठनात्मक समर्थन, उसके शीर्ष नेताओं की अपील, लोकप्रियता, उसका लाभ उठाकर जीत हासिल करता है। और जब पार्टी हार जाती है या सत्ता से बाहर हो जाती है तो वह तुरंत पाला बदल देता है। यह सभी दलों में होता रहा है। सागरिका घोष ने लोकतांत्रिक जनादेश की पवित्रता पर सवाल उठाए हैं। उनका यह कहना है कि अगर वफादारी केवल जीत मिलने तक ही टिकती है तो फिर जनादेश आखिर किस लिए था। और इसके बाद उन पर बहुत सारे हमले भी हुए हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर जो ट्वीट किया उसमें विशेषकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र किया और अत्यंत तीखे शब्दों में सत्ताधारी दल की राजनीतिक ध्रुवीकरण की रणनीति पर उन्होंने प्रहार किया है। और कहा है उन्होंने कि या फिर ऐसा है कि जब श्री अमित शाह और उनके गुर्गे फोन करते हैं तो आप आज्ञाकारी बनकर लाइन में लग जाते हैं और सारी नैतिकता समाप्त हो जाती है। अब आप सब जानते ही हैं कि इस समय देश में क्या चल रहा है। लोग बाग सोशल मीडिया पर कोई भी चीज भूलते नहीं है। अचानक एक सागरिका घोष का 13 मार्च 2018 का पुराना ट्वीट वायरल होने लगता है, उसके स्क्रीनशॉट।
ये पहले भी वायरल हुए थे जब वो राज्यसभा की सांसद बनी थी। उस समय सोशल मीडिया पर ये जो ट्वीट था 13 मार्च 2018 का, इसमें इन्होंने ये कहा था कि मैं कभी भी राजनीति में नहीं जाऊंगी, राज्यसभा की मेंबरशिप स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि कुछ लोगों ने उस समय भी 2018 में भी इन्हें ट्रोल किया होगा कि भाई आप तो राज्यसभा में चली जाएंगी किसी भी पार्टी से और आपका क्या है। तो उन्होंने उसको कोट करते हुए लिखा था कि मैं इस तरह का पद कभी नहीं लूंगी, और उसे उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला था और बाद में उसके स्क्रीनशॉट वायरल होने शुरू हो गए थे। जब स्क्रीनशॉट इनके वायरल हुए थे 2024 में, यानी कि जब ममता बनर्जी ने इनको भेजा राज्यसभा में, तो उसके बाद इन्होंने एक बड़ा तर्क दिया। तर्क ये दिया कि 2018 से 2020 के बीच उन्होंने लगभग किनारा कर लिया अपने पत्रकारिता के कैरियर से, और 2020 में तो उन्होंने एक तरीके से रिटायरमेंट ले ली थी, और वो केवल एक, क्या कह सकते हैं कि आप, एक लेखक के तौर पर एक कॉलम लिखती थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, एक फ्रीलांसर के तौर पर वो केवल सक्रिय थी। तो उन्होंने 2024 में अपनी राज्यसभा की जब मेंबरशिप उनकी हुई, उस समय उन्होंने ये एक लॉजिक दिया था कि मेरा पत्रकारिता से और राजनीति के बीच का एक कूलिंग ऑफ पीरियड रहा, यानी कि मैंने, आप समझ लीजिए कि 2020 से और 2024 तक कोई भी पत्रकारिता नहीं की है, और ये मेरा कूलिंग ऑफ पीरियड था, यानी कि मैं राजनीति में जाने के लिए पत्रकारिता से बाहर निकल रही थी, और इसलिए मुझे इस तरह की बात नहीं की जाए। उन्होंने कहा कि मेरा कूलिंग ऑफ पीरियड का जो दौर था वो खत्म हो चुका है, और इसलिए सार्वजनिक जीवन में कदम रखने से पहले मेरे पास पूर्णकालिक पत्रकारिता से 3 साल की कूलिंग ऑफ अवधि रही है। लेकिन उनके इस लॉजिक को माना नहीं किसी ने। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि ये एक अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आपने बयान दे दिया। हकीकत बात यही है कि आपने सारी जिंदगी पत्रकारिता का खाया और उसी के दम पर राजनेताओं से संबंध बनाए और आप सांसद बन गई। हकीकत बात है। देखिए, सागरिका घोष के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज वो सारी चीजें बताने वाला हूं जो आज बतानी बनती हैं। ये जो लुटियंस की, दिल्ली का जो लुटियंस मीडिया है, उसकी जो लुटियंस की एलीट क्लास है, जैसे कहते हैं कि दरबारी कल्चर जो है यहाँ की, ये उसी का हिस्सा रही है। इसमें आप ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसा वर्ग है जिसके बारे में ये माना जाता है कि इसने दशकों तक न्यायपालिका, कूटनीति, नौकरशाही, पत्रकारिता, इन सब शीर्ष पदों पर कब्जा जमाए रखा, अपने आपसी संबंधों के माध्यम से सत्ता के विमर्श को नियंत्रित किया और फिर उसका लाभ उठाकर पैसा कमाया। सागरिका घोष के जरा परिवार के बारे में आपको बताता हूं। सागरिका घोष के पिता भास्कर घोष, ये 1986 से 1988 तक, ध्यान से सुनिए, राजीव गांधी जिस समय प्राइम मिनिस्टर थे, ये दूरदर्शन के डायरेक्टर हुआ करते थे, महानिदेशक हुआ करते थे। फिर 1993 से 1995 तक पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार आई थी, वो भी कांग्रेस की सरकार थी, उसमें ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सेक्रेटरी थे, सचिव थे, आईएएस अधिकारी थे, पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के शीर्ष अधिकारी थे। और इन्होंने जो दूरदर्शन के माध्यम से जो सार्वजनिक प्रसारण है उस पर लगभग अपना नियंत्रण कई सालों तक बना करके रखा। और इनके बारे में लोग ये कहते हैं कि एनडीटीवी जैसा चैनल, प्रणव राय ने, राधिका राय उनकी जो पत्नी है, इन्होंने जो खड़ा किया, उसमें भास्कर घोष की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि भास्कर घोष की बेटी थी सागरिका घोष, ये एनडीटीवी में काम करती थी, उसको बड़ा लाभ इन्होंने पहुंचाया। और बताता हूं इनके बारे में, और ये लाभ कैसे पहुंचाया ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। पहले इनके परिवार के बारे में बता दूं। इनकी बुआ हैं अरुंधति घोष, ये पूर्व राजदूत हैं और वरिष्ठ राजनयिक डिप्लोमेट रही हैं, भारतीय विदेश सेवा की आईएफएस रही हैं, और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने कार्य किया, और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इनका महत्वपूर्ण दखल था, यानी कि सरकार में इनकी बुआ जी की भी पहुंच थी। रूमा पाल इनकी एक दूसरी बुआ हैं, ये पूर्व न्यायाधीश हैं और भारत की सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रही हैं। भारतीय न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर उपस्थिति, संवैधानिक और कानूनी विमर्श में गहरा प्रभाव इनके माध्यम से रहा है। राजदीप सरदेसाई इनके पति हैं, प्रख्यात पत्रकार रहे हैं और CNN IBN के एडिटर इन चीफ रहे हैं। CNN IBN में दोनों मियां बीवी हुआ करते थे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए तो CNN IBN को खरीद लिया मुकेश अंबानी ने,
उस समय ये छोड़ करके दोनों वहां से भाग गए थे। तो राजदीप सरदेसाई के बारे में क्या कहा जाए। राजदीप सरदेसाई के पिता का तो जिक्र करना खैर उचित नहीं, क्योंकि उनका निधन हो चुका है बहुत पहले। उनके जो पिता थे राजदीप सरदेसाई के, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेले हैं दिलीप सरदेसाई, सर दिलीप सरदेसाई के नाम से क्रिकेटर रहे हैं। और इनके जो परनाना थे सागरिका घोष के, डॉक्टर के.एस. रे, ये जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जादवपुर में एक टीबी अस्पताल बना है जो उसके ये संस्थापक रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि इस नेटवर्क से किस तरीके से ये जुड़े रहे हैं। अब आपको मैं लेकर चलता हूं 1986 से 1988 का वो दौर, जिस दौर में भास्कर घोष यानी कि इनके पिता दूरदर्शन पर पूरा उनका अधिकार हुआ करता था। 1984 में राधिका राय और उनके पति, अर्थशास्त्री, बड़े पत्रकार, राजनीति के जानकार, सेफोलॉजिस्ट कह सकते हैं, प्रणव राय, इन्होंने न्यू दिल्ली टेलीविजन यानी कि एनडीटीवी के नाम से एक कंपनी बनाई। इसे दूरदर्शन में एक छोटा सा कार्यक्रम मिला। 1988 में जब महानिदेशक बने भास्कर घोष, तो इन्होंने दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम एनडीटीवी को अलॉट किया, द वर्ल्ड दिस वीक। जो लोग 40-50 साल की उम्र के हैं उन लोगों ने वो देखा होगा। उसमें पूरे सप्ताह का एक कैप्सूल आता था जिसमें दुनिया भर की जो न्यूज होती थी उनकी डिटेल होती थी और बड़े अच्छे विजुअल्स भी उसमें प्रस्तुत कराए जाते थे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक तरह की समाचार पत्रिका उन्होंने बनाई थी और इसमें प्रति एपिसोड प्रणव राय की कंपनी को, एनडीटीवी को, उस समय 80s में 2 लाख रुपए पर एपिसोड मिलते थे, लगभग $6,000, जो उस युग में एक जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ी धनराशि मानी जाती थी। और यह कार्यक्रम दर्शकों में अपील कर रहा था, लोकप्रिय भी हो रहा था। उसके बाद जब 1989 के लोकसभा चुनाव हुए जिसमें राजीव गांधी हार गए और वीपी सिंह की सरकार बनी, उस पूरे चुनाव की कवरेज का, ब्रॉडकास्ट का, टीवी पे टेलीकास्ट करने का, दूरदर्शन पे टेलीकास्ट करने का एनडीटीवी को ठेका दे दिया गया और उसे एनडीटीवी ने कवर किया। इसके अलावा एनडीटीवी ने पार्लियामेंट के बजट सत्र को भी कवरेज किया और उनका एकाधिकार था, कोई दूसरी कंपनी सामने थी नहीं। उनके माध्यम से भास्कर घोष ने उनको प्रमोट किया और लोग ये भी कहते हैं, हकीकत बात है, मीडिया में चर्चाएं हैं कि दूरदर्शन के कैमरे, दूरदर्शन के सेटअप को इस्तेमाल कर करके एनडीटीवी इतनी बड़ी कंपनी बनी कि अंत में उन्होंने अपना एक नेटवर्क खड़ा कर लिया और अपना ही चैनल लॉन्च कर लिया। इस मामले में सीबीआई जांच हुई थी। ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए कि 1990 के दशक के अंत में गंभीर कानूनी विवाद इसमें हुआ। 20 जनवरी 1998 को, मेरे ख्याल में अटल जी की सरकार बन चुकी थी, सीबीआई जांच इसमें हुई थी। दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक रथिकांत बसु, प्रणव राय और स्वयं एनडीटीवी लिमिटेड और दूरदर्शन के 5 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों अशोक एच मनसुखानी, हरीश अवस्थी, शिव शर्मा, शशिकांत कपूर और एस कृष्णन के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करी थी सीबीआई ने। इस एफआईआर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की विभिन्न धाराओं के प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सीबीआई का आरोप यह था कि इन अधिकारियों ने एनडीटीवी और प्रणव राय को अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाने के लिए एक आपराधिक साजिश रची थी, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी राजकोष एक्सचेकर, उसका भारी नुकसान हुआ था सरकार को। और यह कानूनी लड़ाई 15 वर्षों तक चली और खत्म कब हुई, ध्यान से सुनिएगा, डेट जरा ध्यान रखिएगा, 3 जुलाई 2013 को, जिस समय केंद्र में सरकार थी यूपीए 2 की। कुछ महीने बाद ही नरेंद्र मोदी बन गए थे, लगभग 10 महीने के बाद ही। उस समय जाते जाते इन लोगों ने, राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष, इन सब लोगों ने अपने संबंधों को इस्तेमाल किया और इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगवा दी। इन सबको लगने लगा होगा कि भाई अब बीजेपी की सरकार बनने वाली है, मामले को निपटवा लो। और सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश एलके गर्ग ने जांच एजेंसी द्वारा दायर की गई क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। जुलाई 2013 में अदालत ने अपने निर्णय में पाया कि यद्यपि, सुनिए जरा, कि यद्यपि उस अवधि के दौरान दूरदर्शन द्वारा एनडीटीवी को किए गए भुगतानों और उसकी समग्र कार्य प्रणाली में घोर मनमानी दिखाई देती है और यह प्रणाली किसी विलेज मार्केट प्लेस से कम नहीं थी, लेकिन किसी भी प्रत्यक्ष आपराधिक कृत्य
या साजिश का कोई एकाट्य सबूत नहीं मिला। हालांकि अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि यदि विभिन्न निर्माताओं को किए गए भुगतानों की अधिक उद्देश्यपूर्ण और वस्तुनिष्ठ तुलना की जाती तो न्यायालय अधिक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंच सकता था। और बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इन आरोपों को खारिज कर दिया। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि पैसा तो अंधाधुंध बांटा भाई आपने, कोई सामने था नहीं, एनडीटीवी को सारा पैसा आप दे रहे थे, लेकिन जो जांच करने वाली सीबीआई की टीम थी उसने इस लिहाज से इसकी जांच ही नहीं की कि अदालत किसी इस प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंच सके। समझिए जरा इन लोगों की, ये आज दूसरों को गोदी मीडिया बनाते हैं। इन्होंने कैसे इस देश के नेताओं का फुद्दू बनाया है, बेवकूफ बनाया है सारी जिंदगी। आज हम जैसे लोगों को गोदी मीडिया कहते हैं, हम तो देले भर का लाभ नहीं उठा सकते, सरकार हमारी इतनी सी नहीं सुनती। इन लोगों की तो सीधी सरकार में दखल थी। और बताता हूं मैं अब ममता बनर्जी वाला एंगल, ममता बनर्जी से कैसे दोस्ती इन्होंने बनाई राज्यसभा सांसद बनने से पहले। मैं आपको बता दूं कि CNN IBN में दोनों मियां बीवी राजदीप सरदेसाई और सागरिका घोष एडिटर इन चीफ और डिप्टी एडिटर के पद पर थे। 2014 में इन्होंने इस्तीफा दिया था जब रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने इसको ले लिया था। मैं आपको उससे पहले की बात बताता हूं। 2012-13 में सागरिका घोष CNN IBN पर क्वेश्चन टाइम दीदी एक शो किया करती थी। उस शो का यह नाम था क्वेश्चन टाइम दीदी, और इस डिबेट शो की मेजबानी वो कर रही थी। और इस डिबेट शो में प्रारूप यह था कि कॉलेज के छात्र पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सीधे सवाल पूछ रहे हैं। 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन चुकी थी, तो यह क्वेश्चन टाइम दीदी उन्हीं के लिए स्पेशली बनाया गया था। कार्यक्रम के दौरान जब छात्रों ने राज्य में यानी कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा, बढ़ते अपराध, और एक कार्टून छप गया था वहां पर जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा को जब गिरफ्तार कर लिया गया था, उस मामले को लेकर, इन सब मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी से सवाल पूछे थे। ममता बनर्जी अपना आपा खो बैठी थी और उन्होंने लाइव टेलीविजन पर छात्रों को माओवादी या फिर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPM का कैडर, जिसे हरा करके ममता सरकार में आई थी, वो घोषित कर दिया था और अपना माइक निकालकर स्टेज से छोड़ करके कार्यक्रम को चली गई थी। इस कार्यक्रम के बीच में से चले जाने से बड़ा देश में तहलका मचा था और सागरिका घोष के इसी शो की वजह से उन्हें बेस्ट पब्लिक डिबेट शो का एक पुरस्कार भी मिला 2013 में। और उस समय सागरिका घोष और उनके मीडिया समर्थकों ने, उनके साथियों ने ममता बनर्जी के इस रवैये को घोर लोकतांत्रिक, प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला और तानाशाही करार दिया था। यही वो बिंदु है जहां पर आप आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन की बात कर सकते हैं। जो सागरिका घोष उस समय सोशल मीडिया पर लिख रही थी कि ममता बनर्जी जो है निरंकुश हैं और असहिष्णु हैं और इस सवालों के जवाब नहीं देती हैं, उसी पार्टी के बैनर पर आप 10 साल बाद, 11 साल बाद राज्यसभा की सांसद बन जाती हैं। इससे तो अच्छा खासी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। और इनके पति हैं जो राजदीप सरदेसाई, उनके संबंध तो आप जानते ही हैं कि वो कांग्रेस के किस तरह के दरबारी हैं। नरेंद्र मोदी ने खुलेआम एक इंटरव्यू के दौरान, जब वो राजदीप को इंटरव्यू दे रहे थे, खुलेआम कह देता कि यार तुम्हें राज्यसभा भेज देंगे कांग्रेस वाले, तुम क्यों चक्कर में पड़ रहे हो। तो दोस्तों, आज ये जो सागरिका घोष लोगों को ज्ञान दे रही हैं कि साहब आपकी राजनीतिक मानदंड कहां गए, किस तरह के चले गए, देखिए आप समझिए कि सागरिका घोष इसका जीता जागता प्रमाण है जब मीडिया के प्रहरी स्वयं सत्ता के खेल में सीधे प्रतिभागी बन जाते हैं और उनके अतीत का हर एक शब्द, उनका हर एक पारिवारिक संबंध और उनका हर एक निर्णय इतिहास के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। तो सागरिका घोष जो ट्वीट कर रही है ना कि साहब अमित शाह ने ये कर दिया, वो कर दिया और आपकी मोरालिटी कहां गई, ये सब जो ट्वीट कर रही हैं, सागरिका घोष का मुंह बनता नहीं है ये ट्वीट करने का। उनके जो कारनामे हैं सारी दुनिया जान चुकी है। पूरी तरह से दोनों मियां बीवी एक्सपोज हो चुके हैं। और अब आप समझ लीजिए कि ममता बनर्जी की सरकार चली गई है, राजदीप सरदेसाई कितने भी जोर लगा लें, अब सागरिका घोष को ममता बनर्जी या किसी दूसरी पार्टी से राज्यसभा सांसद बनवा नहीं पाएंगे। ये पहला और आखिरी मौका था। ममता बनर्जी ने पता नहीं किस घड़ी में आकर राजदीप सरदेसाई की बात मान ली थी और सागरिका घोष को राज्यसभा में भेज दिया था। तो इन दोगले लोगों का कच्चा चिट्ठा आज मैंने पूरा आपके सामने रख दिया है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे जमकर के शेयर कीजिए। लोगों को पता लगना चाहिए कि जो लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं उनका अतीत किस प्रकार का रहा है।
नमस्कार।